हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का फ्लूइड मैकेनिक्स के फर्स्ट वीडियो लेक्चर में हार्दिक स्वागत है। मुझे लगता है कि कोई भी सब्जेक्ट पढ़ने से पहले उसका एक ओवरऑल व्यू देखना बहुत ज़रूरी है फ्रेंड्स। तो मैंने इस वीडियो लेक्चर को शुरू करने से पहले मैं चाहता हूं कि फ्लूइड मैकेनिक्स का हम एक ओवरव्यू देख लें। आप देखें यहाँ पे जो पहली शीट लगी है वो है सब्जेक्ट वाइज क्वेश्चन आस्क्ड इन लास्ट 10 ईयर्स। अब देखें कि यहाँ पे आपको मैंने फ्रीक्वेंसी एनालिसिस गेट के लिए बताया भी था कि अगर गेट की लास्ट 10 ईयर्स की एनालिसिस करें तो टॉप पे ये है जियोटेक, देन इन्वायरमेंट एंड फ्लूइड मैकेनिक्स में, और ये है मैथमेटिक्स। ये इनका वेटेज ऑलमोस्ट एक जैसा आप देखेंगे 110, 106 एंड 102। और मैंने इन चारों सब्जेक्ट इंक्लूडिंग हाईवे को 5 मेजर सब्जेक्ट्स की कैटेगरी में डाला था। क्लियर है। आज के बाद हम जब भी गेट की तैयारी करेंगे तो हम मेजर वर्सेस माइनर जरूर इंडिकेट करेंगे। क्लियर है। फ्लूइड मैकेनिक्स फॉर गेट नाउ इट इज़ माई मेजर सब्जेक्ट। क्लियर है। अगर मैं गेट की तैयारी कर रहा हूँ तो फ्लूइड मैकेनिक्स मेरा एक मेजर सब्जेक्ट है। मैं स्ट्रेस फ्लूइड मैकेनिक्स पे इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि फ्रेंड्स हम लोग फ्लूइड मैकेनिक्स शुरू करने वाले हैं इस वीडियो लेक्चर सीरीज में। क्लियर है। देन हम मूव करते हैं लास्ट 20 ईयर फ्रीक्वेंसी एनालिसिस ऑफ ईएससी। ईएससी के एग्जाम में हम देखेंगे कि सारे सब्जेक्ट्स के वेटेज में फ्लूइड मैकेनिक्स का वेटेज कितना है। क्लियर है फ्रेंड्स। 20 ईयर्स में आप देखो सबसे ज़्यादा क्वेश्चन इस सेगमेंट में स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल से पूछे गए। देन अगेन इट इज़ जियोटेक। थर्ड नंबर पे इट इज़ इन्वायरमेंट। और देखो इन्वायरमेंट और फ्लूइड मैकेनिक्स की वैल्यूज़ में ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। क्लियर है। देन स्टील स्ट्रक्चर। आप यहाँ देखो कि फ्लूइड मैकेनिक्स एंड इन्वायरमेंट अगेन मेरे मेजर की कैटेगरी में आ गए, लेकिन मैं यहाँ पे बोलना चाहूँगा आप लोगों को कि फ्लूइड मैकेनिक्स for ESC again it comes under my major category। क्लियर है। तो फ्रेंड्स अगर आप FM बहुत अच्छे से पढ़ते हैं तो आप गेट एज वेल एज ESC के एक मेजर सब्जेक्ट की तैयारी करके जाएंगे। क्लियर है। इसके बाद सब्जेक्ट का सिलेक्शन मेरे लिए बहुत ही वाइज होना चाहिए। मैंने अपनी लास्ट वीडियो जो मैंने YouTube में डाला था उसमें भी मैंने दिखाया था कि कोई ऐसे सब्जेक्ट्स आप पढ़ सकते हो जिसका गेट में वेटेज भी बहुत ज़्यादा है और ESC में भी वेटेज ज़्यादा है। तो मैं कोशिश करूँगा कि उस सब्जेक्ट को ज़्यादा प्रायोरिटी दूँ। रीज़न ये है कि एक सब्जेक्ट पढ़ने से मेरे 2 डिफरेंट एग्ज़ाम और जो अपने आप में बहुत ही इम्पॉर्टेंट एग्ज़ाम्स हैं उनकी तैयारी करके जा रहा हूँ। क्लियर है फ्रेंड। देन हम आते हैं फ्रीक्वेंसी एनालिसिस के नेक्स्ट सेगमेंट में। कोई सब्जेक्ट पढ़ने से पहले हमें उसका एक ओवरव्यू देखना ज़रूरी है। अब यहाँ देखो मैंने ये जो फर्स्ट चार्ट है ये आपका गेट का लास्ट 10 ईयर्स के क्वेश्चंस हैं। क्लियर है। आप इसमें देख सकते हो ओपन चैनल फ्लो सबसे पीक पे है। देन आप देखेंगे इट इज़ पाइप फ्लो, देन डायनेमिक्स, देन टर्बो मशीन। क्लियर है। तो आप देखो ओपन चैनल फ्लो, टर्बो मशीन बहुत से स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जिन्हें टर्बो मशीन्स हो सकता नहीं पता। बेसिकली ये पंप्स एंड टर्बाइंस को कंबाइन करके वो टर्बो मशीन कहलाता है। देन पाइप फ्लो। आप देखो ये जो 3 चैप्टर्स हैं इंक्लूडिंग डायनेमिक्स की मैं बात करूं तो इनका वेटेज सबसे ज़्यादा है फ्लूइड मैकेनिक्स में। तो हमारा फोकस इन तीनों में बहुत हाई होगा। बट अगेन बिकॉज मेरा फ्लूइड मैकेनिक्स मेजर की कैटेगरी में सारे चैप्टर्स को अच्छे से पढ़ के जाने वाला हूँ। क्लियर है। इसका रीज़न ये है फ्रेंड्स, अगर मैंने मेजर की तैयारी बहुत अच्छे से की तो मैक्सिमम चांस है कि मैं उसके सारे क्वेश्चन अगर L1 L2 कैटेगरी के हैं तो बना लूँगा। क्लियर है। कभी कभी ऐसा होता है कि L3 लेवल का कोई क्वेश्चन पूछ देता है। ठीक है। जैसे मैं एक आपको एग्जाम्पल दूँ कि ये एक ऐसी प्रोफाइल दी हुई है, इसमें आपको 2 डिफरेंट सेगमेंट में इसको डिवाइड करना होगा। मतलब क्वेश्चन जब सॉल्व करेंगे तब समझ में आएगा। आपको इस प्रोफाइल और इस प्रोफाइल का नाम बताना।
आप देखेंगे इसके पीछे बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स इन्वॉल्व हैं, और ये आता है ग्रेजुअल वेरिड फ्लो की कैटेगरी में। और जीवीएफ की जब प्रोफाइल के कॉन्सेप्ट्स आपको क्लियर होंगे तभी ये किया जा सके। और मैंने देखा है कि मैक्सिमम इंजीनियरिंग कॉलेज में ग्रेजुअल वेरिड प्रोफाइल में, जिसमें डिफरेंट 15 प्रोफाइल्स हैं और सबके पीछे किसी ना कोई कॉन्सेप्ट छुपा हुआ, वो जनरली नहीं पढ़ाया जाता। क्लियर है? तो अगर आपने कुछ नहीं पढ़ा, किसी बुक में भी नहीं मिला वो आपको, और ऐसा क्वेश्चन पूछा गया तो वो आपके L3 की कैटेगरी में, तो मेरे मेजर के नंबर, बिकॉज मैं 75 टारगेट कर रहा हूँ, रेकॉन आपको 100% की तैयारी करवाएगा, डोंट वरी, बट 75 में आपको स्ट्रांग होना है। अब मैं ये बोलूँ, आपके 75% जोन से कोई क्वेश्चन बाहर का चला गया तो यहाँ पे आप देखो कि आपका ये परसेंटेज रिड्यूस होगा। उस कैटेगरी में 25% जो आप लोगों ने माइनर सब्जेक्ट्स की तैयारी कर ली, जिसे आप चाह रहे हैं कि वो इग्नोर कर दें, बट इस फ्रीक्वेंसी एनालिसिस से मैं बताऊंगा कि उस माइनर की भी सबसे हाई वेटेज सेगमेंट की आप तैयारी करके जाइए, और डेफिनेटली ये जो मार्क यहाँ लूज करोगे उसको यहाँ आप माइनर के हाई वेटेज फ्रीक्वेंसी एनालिसिस वाले जो सेगमेंट्स हैं उसमें आप उसको कंपनसेट कर पाओगे। तो हमारे लिए ये मेजर भी इंपॉर्टेंट है और माइनर का हाई वेटेज सेगमेंट भी इंपॉर्टेंट है। क्लियर फ्रेंड? तो हम चाहेंगे कि आप रेकॉन के पेज से चलें। रीज़न ये है कि हम वेटेज के अकॉर्डिंग ही सब्जेक्ट्स को, चैप्टर्स को आप लोगों को पढ़ाने वाले हैं। क्लियर? तो यहाँ याद रहना चाहिए कि गेट के लिए आपके पास OCF ओपन चैनल फ्लो, पाइप फ्लो, टर्बो मशीन एंड फ्लूइड डायनेमिक्स। क्लियर है? अब देखते हैं कि ESC में ये कैसा है। ESC में भी आप देखो लास्ट 20 इयर्स के डिस्ट्रीब्यूशन हम लोगों ने यहाँ पे शो किए, और 20 इयर्स में अगेन जेट एंड टर्बो मशीन, देन विस्कस टर्बुलेंट एंड पाइप फ्लो, एंड देन ओपन चैनल फ्लो। आप देखो इन सारे चैप्टर्स का वेटेज बहुत ज़्यादा है, और यहाँ पे डायनेमिक्स का वेटेज एज कम्पेयर टू दिस सेगमेंट बहुत कम है। क्लियर है? इट मीन्स ये जो तीनों चैप्टर्स हैं इसका वेटेज गेट एज वेल एज ESC दोनों में बहुत ज़्यादा है। तो आप अगर इन 3 चैप्टर्स की स्टडी अच्छे से करके जा रहे हैं तो फ्रेंड्स 100% प्रोबेबिलिटी है कि इस सेगमेंट से क्वेश्चन पूछे जरूर जाएंगे। क्लियर है? बट अगेन ये मेरा मेजर की कैटेगरी का सब्जेक्ट है, मैं इन सारे चैप्टर्स की भी स्टडी अच्छे से करके जाने वाला हूँ। क्लियर है फ्रेंड्स? तो ये एक आपको ओवरऑल पिक्चर मैं यहाँ पे शो कर रहा हूँ। अब देखते हैं चैप्टर्स कौन कौन से हैं फ्लूइड मैकेनिक्स में जिनकी हमको स्टडी करनी है। हम स्टार्ट करेंगे प्रॉपर्टी ऑफ फ्लूइड से। ठीक है? प्रॉपर्टी ऑफ फ्लूइड्स में नंबर ऑफ प्रॉपर्टीज फ्लूइड की आप लोगों ने पढ़ी होंगी। कुछ स्टैंडर्ड प्रॉपर्टीज की जिक्र करें फ्रेंड्स, तो मैं यहाँ पे राइट डाउन कर देता हूँ। इट इज मास, देन डेंसिटी, then say specific weight, specific volume, specific gravity, and then दूसरे सेगमेंट की बात करें, it is pressure, then BME. What is this? This is bulk modulus of elasticity. अब दूसरे डिफरेंट मॉडुलस भी अवेलेबल हैं, वो यूज़ नहीं करते जनरली फ्लूइड मैकेनिक्स में। उसका रीज़न मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। दिस बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी इज़ यूज्ड इन फ्लूइड मैकेनिक्स, एंड इस पे बेस्ड न्यूमेरिकल्स भी पूछे जाते हैं फ्रेंड्स। ये मैं आप लोगों को अच्छी तरह से एक्सप्लेन करने वाला हूँ। डिफरेंट मॉडुलस से फॉर एग्जांपल यंग मॉडुलस हो गया, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी हो गया, एंड इलास्टिक कांस्टेंट में आप लोगों ने पॉइजन रेशियो भी पढ़ा, बट वो सब वैल्यूज यूज नहीं करते हम लोग। फ्लूइड मैकेनिक्स में सिंपली बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी को यूज करेंगे। क्लियर है फ्रेंड? देन इसके बाद जो आप देखेंगे कि प्रॉपर्टी ऑफ फ्लूइड्स में सरफेस टेंशन, देन कैपिलरी एक्शन, देन विस्कोसिटी एंड वेपर प्रेशर। तो ऑलमोस्ट 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 प्रॉपर्टीज फ्रेंड्स प्रॉपर्टी ऑफ फ्लूइड में हम लोग कवर करने वाले हैं।
नेक्स्ट अगर बात करें फ्रेंड्स हाइड्रोस्टैटिक की, तो हाइड्रोस्टैटिक में हम लोग हाइड्रोस्टैटिक फोर्स की एनालिसिस डिटेल में करेंगे और देखेंगे कि ये हाइड्रोस्टैटिक फोर्स जो है वो प्लेन सरफेस एज वेल एज कर्व सरफेस में किस तरह से एक्ट करता है, उसका मैग्नीट्यूड क्या होता है, क्लियर। और डिफरेंट कंडीशंस के लिए इसे हम सॉल्व करने वाले हैं। इसी सेगमेंट में अगली सेगमेंट देखें आप, तो दैट इज़ बायोन्सी। बायोन्सी से बहुत कम क्वेश्चन पूछे गए, बट फिर भी बायोन्सी हम लोग डिटेल में पढ़ने वाले हैं बिकॉज नंबर ऑफ कॉन्सेप्ट्स इसमें इन्वॉल्व है। काइनेमेटिक्स अपने आप में एक बहुत बड़ा सेगमेंट्स है, इसमें हम लोग देखेंगे जिसे हम लोग इक्विपोटेंशियल लाइन के टर्म में हम लोग यूज़ करते हैं। सिमिलरली स्ट्रीम फंक्शन के लिए हम लोग साई का टर्म का यूज़ करते हैं, उसे भी हम लोग डिटेल में देखने वाले हैं। इसके अलावा एक एलिमेंट्स का रोटेशन, सर्कुलेशन, वोर्टिसिटी, इसे डिटेल में हम लोग काइनेमेटिक्स में पढ़ेंगे फ्रेंड्स। डायनामिक्स की बात करें तो डायनामिक्स सेगमेंट में आप देखें कि हम लोग बर्नौली इक्वेशन, जिसमें आप बर्नौली इक्वेशन को एनर्जी, प्रेशर या हेड के फॉर्म में लिख सकते हैं, वो उसकी डिटेल एनालिसिस और डिफरेंट लाइंस, EGL, HGL लाइंस, ये सब पढ़ने वाले। विस्कस फ्लो में हम लोग देखेंगे कि फ्लो की एनालिसिस ओवर द प्लेट वो कैसा बिहेव करेगा। लैमिनर की कैटेगरी में जनरली जो फ्लो होते हैं दैट इज़ कॉल्ड विस्कस फ्लो। पाइप फ्लो, बिकॉज आप देख ही सकते हैं इसका वेटेज कितना ज़्यादा है, इसे भी हम लोग डिटेल में देखेंगे। बाउंड्री लेयर, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स को यही नहीं पता फ्रेंड्स कि ये बाउंड्री लेयर जो है वो हमारे लिए यूज़फुल है या हार्मफुल है, क्लियर। तो जब तक उसको विजुलाइज नहीं करोगे तो आपको चीज़ें समझ में नहीं आएंगी। टर्बुलेंट फ्लो मैंने ऑलरेडी बता दिया कि यहाँ पे विस्कस फ्लो इफ इट इज़ लैमिनार फ्लो देन टर्बुलेंट का नेचर इंटायरली डिफरेंट होगा। और टर्बुलेंट फ्लो मैं आपको बताऊंगा कि टर्बुलेंट फ्लो जो है उस पर बेस्ड भी बहुत सारे क्वेश्चंस गेट ES में पूछे जाते हैं। डायमेंशन एनालिसिस, जनरली मॉडलिंग परफॉर्म करने के लिए जहाँ पे प्रोटोटाइप वर्सेस मॉडल की एनालिसिस करते हैं वहाँ पे डायमेंशन एनालिसिस का यूज़ किया जाता है। इसके अलावा फ्रेंड्स जो सबसे इम्पॉर्टेंट डायमेंशन एनालिसिस का यूज़ है, वो एप्लीकेशन जो मैं बोलूँ उसमें आप देखोगे कि डायमेंशन एनालिसिस का हम लोग यूज़ तब करते हैं जब मैथमेटिशियन को इक्वेशन डिराइव करने में फेल हो जाते हैं। जनरली जब किन्हीं दो वेरिएबल्स का रिलेशनशिप आप लोगों को एग्जैक्टली नहीं पता होता, उस केस में डायमेंशन एनालिसिस का यूज़ किया जाता है। टर्बो मशीन, इसमें हम लोग जनरली दो डिफरेंट सेगमेंट पढ़ते हैं फ्रेंड्स, दैट इज़ पंप वर्सेस टरबाइन। पंप में सेंट्रीफ्यूगल एंड रेसिप्रोकेटिंग पंप हम लोग पढ़ेंगे, सेंट्रीफ्यूगल एंड रेसिप्रोकेटिंग पंप। एंड टरबाइन जो सेगमेंट है फ्रेंड्स, इसमें हम लोग ओपन टाइप एंड क्लोज टाइप, जिसमें इम्पैक्ट जेट पे जो प्रिंसिपल पे बेस्ड टरबाइन है उसका नाम आप लोगों ने सुना होगा, इट इज़ इम्पल्स टरबाइन, जिसका एग्जांपल है पेल्टन व्हील। एंड इसके अलावा जो टरबाइन हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लोज्ड सेगमेंट के अंदर, उसमें हम लोग पढ़ेंगे फ्रांसिस टरबाइन, कापलान टरबाइन एक्सेट्रा। तो ये ओवरऑल पिक्चर आप लोगों को मैंने टर्बो मशीन की दे दी। एंड ओपन चैनल फ्लो फ्रेंड्स, ओपन चैनल फ्लो, इसमें हम लोग यूनिफॉर्म फ्लो, ठीक है, जिस पे बेस्ड मैनिंग्स इक्वेशन आप लोगों ने याद भी होगी आप लोगों को। एंड इसके अलावा रैपिड वेरिड फ्लो एंड ग्रेजुअल वेरिड फ्लो, ये तीन डिफरेंट सेगमेंट में आपका पूरा का पूरा ओपन चैनल फ्लो जो है वो बेस्ड होता है, क्लियर। इसके अलावा इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट जो सेगमेंट है दैट इज़ स्पेसिफिक एनर्जी। स्पेसिफिक एनर्जी पे भी बेस्ड बहुत सारे क्वेश्चंस गेट ES में पूछे जाते हैं। तो बिफोर गोइंग इनटू द डिफरेंट सेगमेंट्स, हम लोग पहले सारे सेगमेंट्स को कवर करने से पहले एक ओवरव्यू मैं चाहता हूँ आप लोगों को फ्लूइड मैकेनिक्स का दिखा दो फ्रेंड। तो चलो स्टार्ट करते हैं। मेरा थोड़ा सा पढ़ाने का तरीका डिफरेंट होगा, तो डोंट वरी, फ्लूइड मैकेनिक्स को हम लोग सीखेंगे, फ्लूइड मैकेनिक्स को हम लोग याद नहीं करेंगे, क्लियर है। तो स्टार्ट करते हैं डायरेक्ट न्यूमेरिकल्स, क्लियर फ्रेंड्स। ये आप इसका फ्रंट व्यू देख रहे हो, ये क्या है मैं आप लोगों को बता दूं। ये एक ऐसा कॉलम है जो एक बेस पे खड़ा है, ये बेस है।
कोशिश करता हूँ कि इसका 3 डायमेंशनल व्यू भी आपको दे देता हूँ। कुछ ऐसा दिखेगा। दिस इज कॉलम, एंड देन से दिस इज बेस। क्लियर। अब मैं अगर आपको इसकी डायमेंशन दूं, से दिस इज 10 सेंटीमीटर बाय 10 सेंटीमीटर, एंड दिस कॉलम इज हैविंग डायमेंशन 1 by 1। ठीक है, प्लान देखो, इट इज स्क्वायर, बॉटम सेगमेंट भी स्क्वायर है, इट इज 10 by 10 एंड इट इज 1 by 1। क्लियर। अब मैं आपको ये क्वेश्चन देता हूं फ्रेंड, कि आप ये बताओ कि अगर ये एक सॉलिड स्ट्रक्चर है, क्लियर, सॉलिड कॉलम एक सॉलिड बेस पे खड़ा हुआ, मैं अगर इसका मास दूं आपको से 3 kg, तो आपको ये बताना है कि इस बॉटम, बेस के बॉटम पे कितना प्रेशर डेवलप होगा। तो प्रेशर डेवलप्ड at the bottom segment is how much। तो आप लोगों ने पढ़ा है प्रेशर इज नथिंग बट इट इज फोर्स बाय एरिया के टर्म में लिख सकते हैं अगर मैं न्यूटन डील करूं, बट फोर्स बिकॉज एक उसमें ग्रेविटी इन्वॉल्व होती है, इसलिए मैं यहां पे मास दिया है, मैं मास के टर्म में निकालता हूं। तो इट इज मास बाय दिस एरिया। मास फ्रेंड यहां पे आप देखो, इट इज 3 kg and area is 10 centimeter by 10 centimeter। क्लियर है। kg को भी मैं लिखता हूँ 3000, से दिस इज ग्राम एंड दिस इज 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। फर्दर इसको सॉल्व करो, देन यू विल गेट 30 ग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर। तो 30 ग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर का प्रेशर इसके बॉटम फाइबर पे लगने वाला है। फ्रेंड्स, अब सेम क्वेश्चन मैं आपको बोलता हूं कि से दिस केस ए, सेम क्वेश्चन को आप सॉल्व करो और मैं ये बोलता हूं कि अब कॉलम को आप बेस बना लो एंड इस जो बेस है इसको आप ऊपर खड़ा कर दो। तो इसका टॉप व्यू आप देखोगे तो दूर से आपको ये कुछ ऐसा दिखेगा, एक टी बीम की तरह। क्लियर है। इसके डायमेंशन भी क्लियर है आपको। ठीक है, ये बॉटम सेगमेंट चल के ऊपर चला गया। दिस इज 10 एंड दिस इज 10 by 10 का ये वैल्यू, एंड दिस कॉलम इज अगेन, इसका भी अगर आप चाहो तो ये बना सकते हो 3 डायमेंशनल व्यू। तो दिस इज से 1 by 1। तो फ्रेंड्स, मैं अगर बोलता हूं कि दिस केस में, ये मैं सॉलिड की बात कर रहा हूं, तो P सॉलिड फॉर केस 1 आप देखो जो प्रेशर डेवलप हुआ है, प्रेशर फॉर सॉलिड केस 1 इज 30 ग्राम पर सेंटीमीटर। अब ये है मेरा केस बी या केस 2 की मैं बात करूं। अब मैं बोलता हूं अगेन आप इस सेगमेंट में प्रेशर निकालो, तो ये प्रेशर कितना होगा। फ्रेंड्स, आपको मैंने ये बताया कि इस ऑब्जेक्ट का मास से, इस कॉलम का मास नहीं, मैं इस टोटल ऑब्जेक्ट का मास की बात कर रहा हूँ, इट इज 3 kg। अगेन मास चेंज नहीं हो रहा, मैंने जस्ट ऑब्जेक्ट को उल्टा कर दिया, मास इज अगेन 3 kg। तो इसके बॉटम पे अब कितना प्रेशर लगेगा फ्रेंड्स, बॉटम पे प्रेशर होगा P और सॉलिड केस 2 वुड बी हाउ मच, अगेन 3 kg डिवाइड बाई, अब जो एरिया है वो रिड्यूस हो गया, दैट इज 1 सेंटीमीटर बाई 1 सेंटीमीटर, या इसको मैं ग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर के टर्म में लिखूं तो 3 kg को मैं 3000 ग्राम लिखूंगा एंड बॉटम पे इट इज सेंटीमीटर स्क्वायर। तो आप देखो दोनों केस में प्रेशर बॉटम फाइबर पे ह्यूज डिफरेंस आपको नजर आ रहा है। क्लियर है। नाउ व्हाट अबाउट, ये मैंने जो भी चीजें बात की हैं ये सब कुछ सॉलिड मैकेनिक्स के लिए वैलिड है, बट अब मैं बात करता हूं फ्लूइड मैकेनिक्स के लिए। सेम केस कि दोनों डिफरेंट सेगमेंट्स की एनालिसिस मैं करूंगा फॉर फ्लूइड मैकेनिक्स। क्लियर। पहले केस 1 ही देख लेते हैं कि अगर आप इसका साइड व्यू देखो तो कुछ आपको ऐसा दिखने वाला है।
फ्रेंड्स इसका डायमेंशन मुझे पता है, इट इज 1/1 एंड दिस इज 10/10। अब अगर मैं आपको बोलूं ये कोई एक ऐसा स्ट्रक्चर है जो अंदर से हॉलो है, क्लियर है, लेकिन इसका शेप ऐसा ही है जैसा हम लोगों ने ऊपर देखा। मींस अगर ये कोई ऐसा स्ट्रक्चर हो जिसका सेल्फ वेट जो है वो नेग्लिजिबल, सेल्फ वेट इज नेग्लिजिबल, और शेप उसका कुछ ऐसा दिखाई दे, किस कैटेगरी में होगा ये मैं आपको बताता हूं। बट मैंने अब अजम्पशन एक किया है कि ये हॉलो है और इसके अंदर आपने पानी भर दिया। अगेन आपका ऑब्जेक्टिव है कि इसके बॉटम पे प्रेशर निकालना है, क्लियर। तो यहाँ पे सॉलिड नहीं हो जाएगा, यहाँ पे फ्लूइड हो जाएगा, तो मैं इसको F से डिनोट करूंगा। अगेन मैंने बोला कि बिकॉज सॉलिड के केस में 3 kg मास था, मैं बोलता हूँ आप जो इसके अंदर वाटर डालोगे उसका भी मास 3 kg रखो, ताकि आप क्वेश्चन को सिमिलरली इक्वेट कर सको, क्लियर है। सेल्फ वेट नेग्लिजिबल फ्रेंड्स, से फॉर एग्जांपल बैलून, बैलून के केस में आप उसको कोई भी एक शेप दे सकते हो। सपोज करो मैंने उसको ऐसा शेप दिया जिसका सेल्फ वेट नेग्लिजिबल है और उस बैलून के अंदर मैंने पानी भर दिया। अब मैं देखता हूं इसके बॉटम पे प्रेशर कितना डेवलप होने वाला है। फ्रेंड्स P फ्लूइड केस 1, अगेन मैं क्या लिखूंगा, इट इज मास बाय एरिया, ओके। तो आपको क्या लगता है कि क्या ये वैल्यू 3 kg डिवाइड बाय 10/10 होने वाली है? आंसर क्या होगा फ्रेंड्स? नो, नॉट एट ऑल। तो बिकॉज फ्लूइड मैकेनिक्स सॉलिड मैकेनिक्स की तरह बिहेव नहीं कर रहा है, उसमें जो प्रेशर का ट्रांसफर हो रहा है वो इस ग्रेन टू ग्रेन जैसा ट्रांसफर नहीं हो रहा है, क्लियर है। क्योंकि वाटर या फ्लूइड का अपना कोई शेप नहीं होता फ्रेंड्स, जिस जगह जाएगा वो उसका शेप ले लेगा। और मैं आपको एक इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूं कि प्रेशर फॉर एनी फ्लूइड, वो एयर भी हो सकता है, वो वाटर भी हो सकता है, उसके लिए प्रेशर ऑलवेज क्या होगा, रो टाइम्स जी टाइम्स एच। अगर मैं डील कर रहा हूं न्यूटन, बिकॉज जी इंक्लूड कर लिया मैंने, और मैं लिख सकता हूं रो टाइम्स एच अगर मैं मास में डील कर रहा हूं वैल्यू, क्लियर है। इट मीन्स इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ व्हाट, इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द शेप ऑफ दिस स्ट्रक्चर, क्लियर है। क्यों? रीजन ये है कि उसका कोई रेगुलर शेप है ही नहीं फ्लूइड का, ठीक है। इसकी डेरिवेशन भी हम लोग देख लेंगे, बट अभी इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि प्रेशर फ्लूइड का ऑलवेज रो टाइम्स एच होगा अगर मैं केजी में डील कर रहा हूं या ग्राम में डील कर रहा हूं, क्लियर है फ्रेंड। तो मुझे यहां पे वैल्यू निकालने के लिए क्या चाहिए होगा, एच चाहिए होगा। मुझे इसके मास, इसके एरिया से कोई मतलब नहीं है। प्रेशर इसके बॉटम फाइबर पे मुझे निकालना है मुझे इस एच की वैल्यू की जरूरत पड़ेगी। सपोज करो दिस एच इज 1 मीटर। अब हो सकता है मैं इसे इजीली कैलकुलेट कर सकूं। तो प्रेशर फॉर फ्लूइड केस 1 वुड बी हाउ मच, इट इज रो टाइम्स 1 मीटर। अब आपके दिमाग में आएगा कि मैं रो फॉर वाटर लूं कितना, क्लियर। तो इट इज 1000 kg per meter cube, this is for water, and रो वाटर अगर मैं ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में डील करूं देन इट इज 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। ये दोनों वैल्यू आप याद रखो, जहां जिसकी जरूरत होगी मैं उसे वैसे ही यूज करूंगा। अभी बिकॉज मुझे ग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर में डील करना है, तो मैं सपोज करो दूसरी वैल्यू लेता हूं, 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब मल्टीप्लाइड बाय 1 मीटर। 1 मीटर को मैं क्या लिख सकता हूँ फ्रेंड्स, 100 सेंटीमीटर। तो आपको जो वैल्यू मिलेगी इट वुड बी 100 ग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर, क्लियर। दिस इज फॉर केस 1 एंड फॉर केस 2 मैंने क्या किया था वहां पे, स्ट्रक्चर अगेन उल्टा कर दिया। फिर मैं यही बोलता हूं कि शेप आपका ऐसे ही है, नेग्लिजिबल वेट है, और ऊपर से आपने इसमें वाटर पोर कर दिया, क्लियर है। तो ये एक हॉलो स्ट्रक्चर था जिसपे मैंने ऊपर से पानी डाल दिया, तो अब ये पूरा भर चुका है, क्लियर है। अब मैं अगेन पूछता हूं कि यहाँ पे प्रेशर कितना होगा। तो अभी अभी हम लोगों ने पढ़ा कि ये सॉलिड मैकेनिक्स की तरह बिहेव नहीं करेगा। प्रेशर एट दिस बॉटम फाइबर, क्लियर है, फ्लूइड के केस में। फॉर केस 2 इट वुड बी हाउ मच, अगेन रो टाइम्स एच। और अगर फ्रेंड्स एच की वैल्यू चेंज नहीं हो रही है, से इट इज अगेन 1 मीटर, तो डेंसिटी ऑफ वाटर इज फिक्स्ड, दैट इज 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, एंड एच इज
again 1 meter. So finally you will get 100 ग्राम पर सेंटीमीटर। तो आप देखो मैंने इसका शेप एक जैसा रखा बट कंडीशंस मैंने डिफरेंट रखी, फिर भी प्रेशर जो है बॉटम फाइबर पे चेंज नहीं हो रहा। बट सॉलिड मैकेनिक्स के केस में ऐसा नहीं था फ्रेंड्स। सॉलिड मैकेनिक्स के केस में क्या हो रहा था कि अगर मैंने इस ऑब्जेक्ट को रिवर्स कर दिया तो प्रेशर में भी आप देखो ह्यूज डिफरेंस आ रहा है। केस ए के केस में आप देखो ये था 3000 ग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर, या बी के केस में, और 1 के केस में इट वुड बी 30 ग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर। बट फ्लूइड मैकेनिक्स के केस में आपने इसको ऑब्जेक्ट को पहले सीधा रखा फिर उल्टा कर दिया। दोनों ही केस में प्रेशर एट द बॉटम फाइबर इज नॉट गोइंग टू बी चेंज्ड। फ्रेंड्स, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स के दिमाग में अभी एक छोटा सा मिसकंसेप्शन जनरेट जरूर हुआ होगा कि हो सकता है कि सॉलिड मैकेनिक्स की तरह इसका प्रेशर निकले। तो इस मिसकंसेप्शन को हम लोग नाम देते हैं हाइड्रोस्टैटिक पैराडॉक्स, कि दिमाग को लगता कुछ और है और होता कुछ और है। दिस इज कॉल्ड हाइड्रोस्टैटिक पैराडॉक्स। और फ्रेंड्स, मुझे लगता है फ्लूइड मैकेनिक्स लेबोरेटरी में भी हाइड्रोस्टैटिक पैराडॉक्स का प्रैक्टिकल आप लोगों ने जरूर किया होगा। यहाँ पे देखो हो क्या रहा है, यहाँ पे ये हो रहा है कि प्रेशर जो है वो फंक्शन हो रहा है एच का। क्लियर है? अगर मैं वर्टिकली डाउनवर्ड मूव करूं, सपोज करो दिस इज वाटर लेवल, तो क्या हो रहा है कि प्रेशर हर जगह पे अलग अलग है। बट एक सिमिलर हॉरिजेंटल लाइन में सपोज करो एक ऐसा सेगमेंट मैंने यहाँ पे कोई कट किया, इस पे अगर मैं पूछूं कि इस पॉइंट पे प्रेशर कितना होगा, एच इज पी इज सेम, हियर एच इज सेम, पी इज सेम, एच इज सेम, पी इज सेम, एच इज सेम, पी इज सेम। बट इसके नीचे जाऊं तो इसके कंपेरेटिव यहाँ पे प्रेशर ज्यादा होगा, बट अगेन हॉरिजेंटल लाइन पे प्रेशर सेम होने वाला है। क्लियर फ्रेंड? तो इसीलिए मैं इसको लिखता हूँ प्रेशर इज अ फंक्शन ऑफ एच। अब मैं आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल दूं, लैब में भी आप लोगों ने ये जरूर परफॉर्म किया होगा। इसका शेप कुछ टेस्ट ट्यूब की तरह है, एंड देन से एनी इरेगुलर शेप। ये ऐसा apparatus आपको दिखेगा नहीं, फिर भी एनीवे क्लियर है। यहाँ पे मैंने इसको क्लोज कर दिया। अब मैं ये बोलता हूँ फ्रेंड्स कि सपोज करो वाटर लेवल ऑलमोस्ट सभी जगह सेम है, आपको इस पर्टिकुलर सेगमेंट पे प्रेशर निकालना है। से दिस पॉइंट इज ए, दिस पॉइंट इज बी, दिस पॉइंट इज सी, दिस पॉइंट इज डी। क्लियर? अगर ये हाइड्रोस्टैटिक पैराडॉक्स क्लियर नहीं है तो देख के आपको क्या लगेगा फ्रेंड्स कि ए पे वाटर का वॉल्यूम ज़्यादा है, तो किसी का आंसर ये होगा कि बिकॉज मास ज़्यादा है यहाँ पे प्रेशर ज़्यादा होना चाहिए। ठीक है, एक आंसर मुझे ये मिलता है। दूसरा आंसर मुझे ये मिलता है कि बिकॉज सी पे आप देखो एरिया बहुत कम है, तो वो ये जस्टिफाई करने की कोशिश करते हैं कि मास बाई एरिया से मैं प्रेशर निकालता हूँ, और एरिया यहाँ पे कम है तो प्रेशर ज़्यादा होगा। क्लियर है? ये सेकेंड आंसर। बट आज के बाद बिकॉज हम लोगों ने देख लिया कि फ्लूइड मैकेनिक्स सॉलिड मैकेनिक्स की तरह बिहेव नहीं करेगा, इस हाइड्रोस्टैटिक पैराडॉक्स को पढ़ने के बाद मैं यही बोलूंगा कि अगर वाटर लेवल सब जगह एक जैसा है तो प्रेशर ऑलवेज फंक्शन ऑफ एच की तरह बिहेव करेगा। यहां पे देखो, अगर इस पॉइंट पे प्रेशर निकालूं, से इट इज 10 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, तो यहाँ पे भी एच की वैल्यू सेम है, तो यहाँ पे भी वो वैल्यू क्या होगी, 10 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। यहाँ पे भी 10 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, एंड अगेन यहाँ पे भी 10 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। इट मीन्स प्रेशर at point A is equals to pressure at point B is equals to pressure at point C and is equals to pressure at point D. Friends, आप देखो कहीं पे भी फ्लूइड के केस में प्रेशर इज नॉट अ फंक्शन ऑफ द शेप ऑफ द ऑब्जेक्ट। इस शेप पे वो डिपेंड नहीं कर रहा। क्लियर है? वो किस पे डिपेंड कर रहा है, वाटर लेवल क्या है। क्लियरली अगर यहाँ पे भी मैं डिफरेंट सेगमेंट पे प्रेशर निकालूं तो आप देखो एच की वैल्यू सेम है, तो अगेन हॉरिजेंटल लाइन पे प्रेशर सेम होने वाला है। मैंने YouTube वीडियो लेक्चर सीरीज में आप लोगों को एक क्वेश्चन भी दिया था कि
क्यों ऐसा होता है फ्रेंड्स कि सपोज करो ये एक पर्सन है कि जब भी आप प्रेशर मेज़र करवाने जाओ, ब्लड प्रेशर मेज़र करवाने जाओ, तो डॉक्टर जो है स्ट्रिप कहाँ लगाता है? आपकी बाजू में, ठीक है ना, या मैं बोलूँ शोल्डर में। उसका रीज़न क्या होता है? उसका रीज़न क्या होता है फ्रेंड? उसका रीज़न मैं अगर आपसे पूछूं, वो उसके लेग में स्ट्रिप क्यों नहीं लगाता ब्लड प्रेशर मेज़र करने के लिए? इसका रीज़न ये है कि वो प्रेशर लेना चाहता है इस हॉरिजेंटल लाइन पे, और इस हॉरिजेंटल लाइन पे क्या है फ्रेंड्स? आपका हार्ट। क्लियर है? तो हार्ट पे प्रेशर वो लेना चाहता है, इसीलिए वो उसके पैरेलल लाइन में देखेंगे, कभी वो लेफ्ट हैंड में स्ट्रिप लगाएगा या कभी राइट में लगाएगा। तो आपको भी कभी समझ में नहीं आता, कभी लेफ्ट में लगाते हैं कभी राइट में। ये भी लगता है कि हार्ट जो है लेफ्ट में है तो लेफ्ट में ही लगाना चाहिए, राइट में क्यों लगा रहा है? बट आप देखो, जब वो आपको बैठाता है तो पोजीशन एकदम स्ट्रेट रखता है, ठीक है, शोल्डर की पोजीशन एक जैसी होनी चाहिए। उस केस में आप देखो कि प्रेशर वो लेफ्ट पे ले या राइट पे, बिकॉज इस हॉरिजेंटल लाइन पे प्रेशर सेम होने वाला है, तो वो प्रेशर मेजर करेगा तो उससे सेम वैल्यू मिलेगी। क्लियर है? लेग पे क्यों नहीं लेता? बिकॉज लेग पे प्रेशर बहुत ज़्यादा होगा। तो फ्रेंड्स, ऐसी कोई कंडीशन होगी कि प्रेशर ऑलमोस्ट सेम हो, तो मुझे लगता है ये आप लोगों ने अपनी 11th फिजिक्स में पढ़ा भी होगा कि अगर एक पर्सन को मैं बेड पे लेटा दूं, ठीक है, तो आप देखो एच की वैल्यू अब ऑलमोस्ट सेम, एच इज कांस्टेंट फॉर इट। अब वो प्रेशर यहां ले, यहां ले, यहां ले, यहां ले, वो एक जैसा आने वाला है, ठीक है। तो हॉस्पिटल वगैरह में देखिए, प्रोफेशनल जो डॉक्टर्स होते हैं वो ऑलवेज प्रेशर कब लेंगे, ब्लड प्रेशर कब लेंगे? आपको बेड पे लेटा के लेंगे। क्लियर है? तो ये सबसे इंपॉर्टेंट रीज़न है, और आपके दिमाग में अब ये क्लियर हो जाना चाहिए कि ब्लड इज अ फ्लूइड, ठीक है। तो ऑलवेज हॉरिजेंटल लाइन पे वो प्रेशर कैसे देने वाला? वो सेम प्रेशर देने वाला। तो ऐसे नंबर ऑफ एग्जांपल्स हम लोग देखेंगे फ्रेंड्स, जिससे चीज़ों को हम लोग विजुअलाइज कर पाएँ। क्लियर? हमारे लिए उन चीज़ों को सीखना जरूरी है, वनस्पत मैं उन चीज़ों को याद करूँ। क्लियर है? अब ऐसे ही कुछ और एग्जांपल्स हम लोग देखते हैं। से मैं आपसे एक और क्वेश्चन पूछता हूं कि कोई एक पर्सन जो बिलो वाटर स्विमिंग कर रहा है, से दिस इज स्विमर, से 10 मीटर डेप्थ पे वो स्विमिंग कर रहा है। मैं अगर आप लोगों से पूछूं कि इसके ऊपर कितना प्रेशर एक्ट करेगा? क्लियर है? सिंपल सा क्वेश्चन है। क्या करोगे? अभी अभी आप लोगों ने सीख लिया कि प्रेशर जो होता है वो रो टाइम्स एच होता है। अगर मैं फोर्स के टर्म में से कैलकुलेट ना करूं, न्यूटन के टर्म में से कैलकुलेट ना करूं, तो ये होगा रो टाइम्स एच। रो फॉर वाटर अभी अभी हम लोगों ने देखा, इट इज 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। एच इज 10 मीटर, तो आप देखो 10 मीटर को मैं क्या लिख सकता हूँ? 10 इंटू 100 सेंटीमीटर। तो ये वैल्यू जो फ्रेंड्स आपको मिलेगी, ये कितनी होने वाली है? ये होगी 1000 ग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर, या मैं इसको लिख सकता हूँ 1 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर। एक इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ याद रखोगे कि 10 मीटर डेप्थ लिए तब आपको 1 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर की वैल्यू मिल रही है। क्लियर? क्या होता अगर ये 100 हो जाता? 100 मीटर पे, सॉरी इसको मैं 100 लिख लेता हूँ, 100 मीटर पे कितना हो जाएगा? रो की वैल्यू चेंज नहीं होने वाली, ये आपको हो जाएगा 100 इंटू 100। क्लियर है? इसको मैं लिख सकता हूँ 10 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर। तो 100 पे इट इज 10, 1000 पे अब सिंपल है, इट इज 100 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर। नाउ व्हाट अबाउट 1 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर? ये वैल्यू कभी आप लोगों ने सुनी है फ्रेंड्स? अब इस वैल्यू का बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंस आप लोगों के फ्लूइड मैकेनिक्स में होगा। उसका रीज़न ये है कि 1 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर की वैल्यू होती है 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर की। मैं चाहूँगा कि ये वैल्यू आप लोगों को याद हो जाए, बिकॉज बहुत सारी जगह, इवन टर्बो मशीन जो हम लोगों ने लास्ट चैप्टर देखा टर्बो मशीन का, उस चैप्टर में भी इस 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर का
बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज एटमॉस्फेरिक प्रेशर के डिफरेंस से ही हम लोग सक्शन क्रिएट करते हैं। ठीक है, स्टेप बाय स्टेप हम लोग उन चीज़ों को भी समझेंगे। 1 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर मुझे क्या बता रहा है फ्रेंड्स, 180 है। तो अगर क्वेश्चन आपसे ये पूछा जाए कि कितना इक्विवेलेंट एटमॉस्फेरिक प्रेशर 10 मीटर पे एक्ट करेगा, तो 10 मीटर पे इट इज 1 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर, मीन्स इट इज ऑलमोस्ट इक्वल्स टू 180। क्लियर। 100 मीटर पे इट वुड बी 1080, 1000 पे इट वुड बी 180। ठीक है, इसका मतलब जैसे जैसे मैं पानी के अंदर जाऊं प्रेशर जो है ये बढ़ता चला जा रहा है। क्लियर है। तो मुझे आप ये बात बताओ, अगर आपको कोई सबमरीन डिजाइन करना, ठीक है, सबमरीन डिजाइन करने के लिए अगर सबमरीन 1 किलोमीटर डेप्थ पे है, तो 1 किलोमीटर डेप्थ पे उस पर कितना प्रेशर लगने वाला है, 100 ATM, तो 100 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर, इतना प्रेशर उस पर लगेगा, मीन्स 100 टाइम्स ऑफ एटमॉस्फेरिक प्रेशर। उसके लिए आपको सबमरीन डिजाइन करनी है। तो आप देखो मिनिमम इतने प्रेशर के लिए आपको इसका शेल को डिजाइन करना पड़ेगा, बिकॉज वहां पे इतना प्रेशर एक्ट करता है कि अगर आपका शेल इसको बियर करने के लिए नहीं बनाया गया हो तो वो क्या करेगा, वो कोलैप्स कर जाएगा। ठीक है, आप इन चीज़ों को कोरिलेट कर पा रहे हैं, आई थिंक सो। तो मुझे एक बात बताओ कि डीपेस्ट पॉइंट ऑफ द अर्थ में अगर कोई ऑब्जेक्ट आपको लेके जाना है तो कितना प्रेशर वो बियर करेगा। तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि डीपेस्ट पॉइंट ऑफ द अर्थ है कहाँ, दैट इज इन पैसिफिक ओशियन, मैरियाना ट्रेंच। उसकी वैल्यू आप देखो, इट इज ऑलमोस्ट 11034 मीटर। क्लियर है। तो 1103.4 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर का प्रेशर वहां पे लगने वाला, 1100 किलो पर सेंटीमीटर स्क्वायर। इसको हम लोग कुछ इस तरह से अज्यूम करते हैं कि अगर 1 सेंटीमीटर बाय 1 सेंटीमीटर का कोई पोस्टल स्टैंप है फ्रेंड, क्लियर, उस पर अगर आप किसी एलिफेंट को खड़ा करवा दो, मैं फिगर नहीं बना रहा एलिफेंट की, ठीक है, ये आपका एलिफेंट है, इस एलिफेंट को इस पोस्टल स्टैंप में खड़ा करवा दो तो उस पोस्टल स्टैंप की क्या हालत होगी आप समझ सकते हैं। क्लियर है। तो वो हवा पे तो होगा नहीं, ज़मीन पे करना पड़ेगा। बट मैं मान के चल रहा हूँ कि अगर वो पोस्टल स्टैम्प नहीं कोई ऑब्जेक्ट हो, सपोज करो एक सॉलिड ऑब्जेक्ट हो 1 सेंटीमीटर बाय 1 सेंटीमीटर का, तो उस पर 1100 किलो पर सेंटीमीटर स्क्वायर के हिसाब से वेट लगने वाला या प्रेशर लगने वाला। तो आप कल्पना कर सकते हैं कि उतना प्रेशर डीपेस्ट पॉइंट ऑफ द अर्थ पे है। मुझे लगता है जब आप लोगों ने मूवी टाइटैनिक देखी होगी, उसमें फ्रेंड्स वो मूवी की स्टार्टिंग में दिखाता है कि उसमें एक कैमरा जब टाइटैनिक के जो अवशेष होते हैं उनको ढूंढने में लगा होता है, तो बताता है कि इसमें यहाँ पे इस पर्टिकुलर सेगमेंट पे बहुत ज़्यादा प्रेशर एक्ट कर रहा है, ह्यूज प्रेशर। आप चाहो तो वो मूवी दोबारा देख सकते हो। तो मैं इसलिए आपको एग्जांपल दे रहा हूँ कि जब भी आप बिलो वाटर कोई प्रोजेक्ट करो तो वहाँ पे इस प्रेशर का कैलकुलेशन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि आपको हर ऑब्जेक्ट जो भी आप उस जगह के लिए बनाओगे वहाँ पे इस प्रेशर को लेना बहुत इंपॉर्टेंट है। क्लियर। इसके अलावा भी बहुत सारे फोर्स के एनालिसिस हम लोग करेंगे। एक सबसे इंपॉर्टेंट फोर्स जो पानी के अंदर जा रहा है दैट इज बायोंट फोर्स, ठीक है, उसका कंसिडरेशन भी हम लोग करते हैं। बट अभी हम लोग सिर्फ एक तरफा फोर्स की बात कर रहे हैं, दैट इज इस केस में वो हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर फोर्स है फ्रेंड्स। देन आप लोगों ने लाइफ ऑफ पाई एक मूवी देखी होगी, उसमें वो मैरियाना ट्रेंच डीपेस्ट पॉइंट ऑफ द अर्थ की भी बात करता है। तो आप इन मूवीज में भी आप इन चीज़ों को समझ पाएंगे। तो फ्रेंड्स आज के बाद 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज 1 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर। इस वैल्यू को आप याद रखेंगे। इसके अलावा इससे रिलेटेड वैल्यूज़ बहुत सारी हम लोग यूज़ करते हैं। उसके लिए मैंने आपको एक छोटा वीडियो भी यूट्यूब में दिखाया था कि अगर 1 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर का पोटेंशियल आपको चेक करना हो कि इस पर कितना पोटेंशियल होता है इन टर्म्स ऑफ वाटर हेड, तो वो वैल्यू कहाँ से मिलेगी। इसके लिए मैं एक शॉर्ट स्टोरी बताता हूँ फ्रेंड आपको कि आप लोगों ने गैलीलियो का नाम सुना होगा, ठीक है, बहुत बड़े साइंटिस्ट थे गैलीलियो। उनके पीरियड में एक ऐसी प्रॉब्लम आई कि एक वाटर के अंदर एक वेल में से वाटर उनको एक्सट्रैक्ट करना था, ठीक है। तो उन्होंने क्या किया, एक पंप लगाया और वाटर विड्रॉ करना शुरू किया, ठीक है।
क्या हुआ कि कुछ समय बाद ये वाटर का लेवल डिक्रीज हो गया। ठीक है, अगेन उन्होंने क्या किया, इस पाइप के सेगमेंट को और नीचे तक सबमर्ज कर दिया। अब जब वो वाटर विड्रॉ करने की कोशिश कर रहे हैं फ्रेंड्स, तो वो वाटर लिफ्ट नहीं हो पा रहा है। तो आप जानकर आश्चर्यचकित हो जाएंगे कि गैलीलियो ये प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर पाया। अल्टीमेटली ये प्रॉब्लम शिफ्ट हो गई उनके एक स्टूडेंट जिनका नाम था टॉर्सलीज। टॉर्सलीज ने इस प्रॉब्लम को हैंडल किया। तो आप लोगों ने 11th फिजिक्स में टॉर्सलीज प्रिंसिपल पढ़ा होगा फ्रेंड, आई थिंक वो आप लोगों को याद हो। उसमें उन्होंने क्या किया था, एक बीकर में एक टेस्ट ट्यूब इंसर्ट की थी और उस टेस्ट ट्यूब में वैक्यूम क्रिएट किया। रीजन क्या है, बिकॉज ये देखिए, ये अगर एक बीकर है तो उसके इस पर्टिकुलर पॉइंट पे 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर एक्ट कर रहा है। क्लियर? अब इस टेस्ट ट्यूब के अंदर भी 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर एक्ट करेगा, बट अगर मैं इसमें वैक्यूम जनरेट करूं, से फॉर एग्जांपल मैं आपको घर के लिए एक एक्सपेरिमेंट बताता हूं कि आप जो भी इसमें हवा है उसको मुंह से सक करो, देन तुरंत अपने थंब से उसकी कैप को बंद करो और उसको उल्टा पानी के अंदर डाल दो। क्लियर है? आप देखेंगे कि ये वाटर अंदर जाने लगेगा बिकॉज ऑफ दिस प्रेशर। ठीक है, या मैं बोलूँ प्रेशर डिफरेंस की वजह से। यहाँ पे नेगेटिव प्रेशर है, यहाँ पे पॉजिटिव प्रेशर है। क्लियर है? जैसे ही उसने इसको इस पर्टिकुलर फ्लूइड में इंसर्ट किया, और आपको वो पता होगा कि वो फ्लूइड कौन सी थी, वो फ्लूइड थी मर्क्यूरी, Hg। ठीक है, जिसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी कितनी होती है फ्रेंड्स, 13.6। तो जब उसने मर्क्यूरी में उसको इंसर्ट किया तो वो देखता है कि इसके टॉप लेवल से इसके अंदर जो मर्क्यूरी राइज करती है उसकी वैल्यू होती है 765 mm। क्लियर? अब मुझे लगता है वो एक्सपेरिमेंट आपको याद आ रहा होगा। इसके टॉप वाले सेगमेंट को उसने अपना नाम दे दिया, दैट इज टॉर्सलीज वैक्यूम। ठीक है, इट मींस इसको जितना भी लंबा करो, ये जो मर्क्यूरी का लेवल है दैट इज फिक्स, दैट इज 765 mm। तो आप मुझे ये बताइए, मर्क्यूरी जो 13.6 टाइम्स हैवियर है देन वाटर, अगर वो 765 mm राइज करेगी तो वाटर कितना राइज करने वाला है फ्रेंड्स? वाटर जो राइज करेगा वो 13.6 टाइम्स ऑफ 765 mm राइज करेगा। और इस वैल्यू को अगर आप कैलकुलेट करें तो ये वैल्यू होगी अप्रॉक्स 10.4 मीटर। क्लियर है ना? इसलिए मैं इसको बोलता हूं 10.4 मीटर ऑफ वाटर। किस वजह से हुआ? ये हुआ इस 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर के पोटेंशियल की वजह से। यहां पे ये प्रेशर था और इस प्रेशर डिफरेंस की वजह से ये 765 mm राइज करता है। तो आपको यहां पे 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर की दो वैल्यू और मिल गई, दैट इज 765 mm ऑफ मर्क्यूरी। अब मैं इसे एक और वैल्यू से शो करता हूं, दैट इज 10.4 मीटर ऑफ वाटर। ये फ्रेंड्स सारी वैल्यूज एक जैसी, ठीक है ना? या मैं कहूं सारी वैल्यूज एक ही हैं, डिफरेंट क्वेश्चन, डिफरेंट न्यूमेरिकल्स में आप डिफरेंट वैल्यू वाटर की या 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर की आप यूज करते हैं। तो मुझे लगता है कि अब ये प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। क्या है प्रॉब्लम? कि यहां पे बिकॉज ऑफ दिस प्रेशर डिफरेंस वाटर अंदर राइज करेगा। इसको थोड़ा बड़ा करके देखते हैं। ठीक है, ये मेरी पाइप है जिसमें मैं सक्शन क्रिएट कर रहा हूं। सपोज करो ये मेरा पंप है। आप देखो, दिस इज कॉल्ड सक्शन हेड, दिस इज कॉल्ड सक्शन हेड, SH। ठीक है, एक डिलीवरी हेड होता है, एक सक्शन हेड होता है। तो सक्शन हेड की लिमिट फिक्स हो गई एंड दैट इज 10.4 मीटर। अगर आपका पंप जो है इस 10.4 मीटर की रेंज में, तब तो ये वाटर सक कर सकता है। अगर इसका वाटर लेवल और कम हो गया, से मोर देन 11 मीटर, तो वाटर इस पे राइज नहीं होगा बिकॉज ऑफ दिस प्रेशर डिफरेंस। क्लियर है? तो उस केस में मुझे क्या करना पड़ेगा फ्रेंड? इसके सक्शन लिफ्ट को डिक्रीज करना पड़ेगा। तो मैं क्या करूंगा, आपने बहुत सारे देखा होगा वेल्स में मोटर को धीरे धीरे नीचे टांग दिया जाता है। क्लियर है ना? उसका रीजन क्या होता है कि ये जो वैल्यू है वो 10.4 मीटर से ज्यादा नहीं चाहिए, और ये भी बहुत हायर साइड में, बहुत हायर साइड में। क्लियर है? ये वैल्यू आप देखोगे इट इज 5 to 6 मीटर। रीजन क्या है कि जो भी पंप मैन्युफैक्चरर होते हैं फ्रेंड्स,
वो एक वैल्यू प्रोवाइड करते हैं, दैट इज कॉल्ड नेट पॉजिटिव सक्शन हेड की। क्लियर है? टर्बो मशीन सेक्शन जब हम लोग कवर करेंगे तो इसको बहुत डिटेल में पढ़ने वाले हैं, तो अभी मैं वरीड नहीं हूं उसके लिए। क्लियर है? अब मैं नीचे एक और चीज की वैल्यू देता हूं आपको। फ्रेंड्स यहाँ पे एक और वैल्यू मैं आपको दे देता हूं और आप देखेंगे कि वो वैल्यू भी बहुत फ्रिक्वेंटली यूज की जाती है। सपोज करो मैं इस 1 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर को न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में डील करूं, तो 1 kg का कन्वर्जन क्या होगा? 1 kg इज अप्रॉक्स 10 न्यूटन। क्लियर है? तो 1 kg को मैं लिखूंगा से 10 न्यूटन, एंड सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करने के लिए मुझे क्या करना होगा? 1/100 से डिवाइड करना होगा। तो मैं क्या करूंगा? 1/100 मल्टीप्लाइड बाई 1/100, ये क्या हो जाएगा? पर मीटर स्क्वायर। क्लियर है? तो 10 न्यूटन डिवाइड बाय दिस वैल्यू, फाइनली यू विल गेट 100। क्लियर है? से दिस 10, इसको मैं ऐसे लिखता हूं 10 इंटू 100 इंटू 100, तो ये वैल्यू आपको देगा किलो न्यूटन। क्लियर है? तो ये जो वैल्यू अल्टीमेटली आपको मिलेगी वो होगी 100 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, या मैं इसको बोलूं न्यूटन पर मीटर स्क्वायर इज व्हाट? पास्कल। क्लियर है? या मैं इसको लिख सकता हूं 100 किलो पास्कल। ठीक है? तो ये वैल्यू किसकी मिल रही है? ये वैल्यू अगेन आपको 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर की मिल रही है, और एग्जैक्ट वैल्यू अब मैं आपको फाइनली देने वाला हूं फ्रेंड्स। 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर को आप लिख सकते हैं, इट इज इक्वल्स टू 10.4 मीटर ऑफ वाटर इज इक्वल्स टू 1 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर इज इक्वल्स टू 765 mm ऑफ मर्क्यूरी इज इक्वल्स टू, इसकी एग्जैक्ट वैल्यू कैलकुलेट करें तो बहुत सारी बुक में ये दिया हुआ 101.3 किलो पास्कल। तो आज के बाद 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर की ये सारी वैल्यूज फ्रेंड आपको याद होनी चाहिए। क्लियर है? बिकॉज बहुत फ्रिक्वेंटली इन वैल्यूज को हम लोग यूज करने वाले हैं। आपके पास गेट ईएस में इतना समय नहीं होता कि बैठ के इन वैल्यूज को कैलकुलेट करें। क्लियर है? इवन आप वहाँ टॉर्सलिस का एक्सपेरिमेंट नहीं कंडक्ट करने बैठेंगे, आपको डायरेक्टली ये वैल्यूज पता होनी चाहिए, और मैंने ऑलरेडी आप लोगों को बता दिया कि ये वैल्यूज आ कैसे रही है। क्लियर है? तो आज आपको मुझे लगता है कि 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर का पोटेंशियल भी समझ में आ गया होगा कि कितना ह्यूज पोटेंशियल इसमें होता है 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर में। तो अगर आपसे कोई पूछे कि फ्रूटी पी रहे हैं, तो अगर उसमें मैंने स्ट्रॉ इंसर्ट किया तो कितनी मैक्सिमम हाइट तक आप उस फ्रूटी को पी सकते हैं। ठीक है? यहाँ से मैंने सक्शन क्रिएट करना शुरू किया और ये फ्रूटी को पीना शुरू किया। अब अगर फ्रूटी को मैंने सेम पोजीशन पे रखा और इस स्ट्रॉ की हाइट बढ़ाते चले गए, मेरा एक अजम्पशन है छोटा सा कि फ्रूटी और वाटर एक जैसा बिहेव करेंगे। इन दैट केस अप टू 10.4 मीटर आप इस हाइट तक जा सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं जा सकते। और आप देखोगे कि बहुत सारे आईआईटीज में ये जो क्वेश्चन है ये कॉमन है कि किस हाइट तक आप फ्रूटी सक कर सकते हो। क्लियर है? तो ये क्वेश्चन कहाँ से आया फ्रेंड्स? किसी भी बुक में नहीं मिलने वाला, किसी भी बुक में। अगेन प्योर कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है ये कहाँ से कॉन्सेप्ट आ रहा है? ये 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर का कॉन्सेप्ट आ रहा है आपके 11th फिजिक्स से। कहाँ यूज़ करने वाले हैं हम लोग? सक्शन लिफ्ट में, टर्बो मशीन के। तो वो क्वेश्चन रिलेवेंट पूछ रहा है, वो आपसे फिजिक्स 11th का क्वेश्चन नहीं पूछ रहा है, वो आपको टर्बो मशीन के सक्शन लिफ्ट का क्वेश्चन पूछ रहा है। क्लियर है? बट एग्जाम्पल कहाँ से दे रहा है? उसको कोरिलेट कर रहा है एक फ्रूटी से। ठीक है? तो आप देखोगे कि इंटरव्यू पैनल में वो आपसे कोई रिनॉल्ड्स नंबर, फ्रॉड नंबर या फ्रिक्शन फैक्टर, इसका कोफिशिएंट का कोई फॉर्मूला नहीं पूछने वाला। वो सीधा स्ट्राइक करने वाला है कि आपके कॉन्सेप्ट्स पर्टिकुलर सेगमेंट में क्लियर हैं या नहीं है। ठीक है? एक और मैंने बहुत ही कॉमन क्वेश्चन आप लोगों के साथ डिस्कस भी किया था कि अगर किसी साइट पे जाते हो आप और अगर आपके पास एक पत्थर है, तो उस साइड में आप सपोज करो ये डायरेक्शन ऑफ फ्लो है, तो इस पत्थर को फेंक के ये बता सकते हो कि फ्लो किस नेचर का है, क्रिटिकल है, सब क्रिटिकल है कि सुपर क्रिटिकल। आपको मैं बताऊं कि ये भी बहुत सारे इनफैक्ट नंबर ऑफ कॉलेज में नहीं पढ़ाएगा। कैसे पढ़ाएगा कि पत्थर फेंक के बताओगे कि क्रिटिकल है? हम लोगों ने तो सिर्फ एक फ्रॉड नंबर पढ़ा था, बुक में भी आप देखोगे कि फ्रॉड नंबर इज व्हाट वी डिवाइड बाय √GY वेयर वाई इज डेप्थ। ठीक है? अब ये फ्रॉड नंबर 1 से बड़ा हो गया तो सुपर क्रिटिकल, छोटा हो गया तो सब क्रिटिकल, इज इक्वल्स टू 1 टू क्रिटिकल। अगेन स्टूडेंट जब पैनल्स के सामने बैठा होगा उसके दिमाग में यही आएगा
अब वो बोलेगा कि पत्थर के साथ मैं इसको कोरिलेट कैसे करूं, तो आपको लगेगा कि वेलोसिटी मैं एक बहते हुए पानी की कैसे निकालूंगा। आप मुझे इसका आंसर कर पाएंगे कि एक बहता हुआ फ्लो है, उसकी वेलोसिटी अगर निकालनी है तो कैसे निकालोगे। बहुत सिंपल सी चीज़ है फ्रेंड्स। आप एक छोटा सा पेपर लो, कागज़ लो, उसको यहाँ पे थ्रो करो, ठीक है, ये लेंथ फिक्स कर दो, इसका ट्रेवल टाइम नोट कर लो, ठीक है, तो v इज इक्वल्स टू L/T। क्लियर, कोई इंस्ट्रूमेंट की ज़रूरत नहीं, आप वेलोसिटी निकाल सकते हो। अगर ये एरिया पता है, क्रॉस सेक्शनल एरिया, तो आप डिस्चार्ज भी निकाल सकते हो। ये मतलब एक थंब रूल है कि आप फील्ड पे अगर जाते हो तो कैसे कैलकुलेशन करोगे, तो ये वेलोसिटी निकाल सकते हो। डेप्थ निकालने के लिए क्या आप पानी के अंदर घुसोगे फ्रेंड, हो सकता है इसकी डेप्थ हो सकता है 5 मीटर, क्या होगा, नॉट पॉसिबल। इसीलिए फ्रॉड नंबर कि इस फॉर्मूले से मैं कैलकुलेशन नहीं कर रहा, ठीक है, मुझे इसके कॉन्सेप्ट्स को डिटेल में समझना पड़ेगा। और मैं आपको एक छोटी सी चीज़ बताऊं, ये न्यूमरेटर की जो वेलोसिटी है ना फ्रेंड्स, ये आपको बताता है इस फ्लो की वेलोसिटी, जो आपने यहाँ पे कैलकुलेट करने की कोशिश की कि पानी का फ्लो कितना है, वाटर का फ्लो कितना है। व्हाट इज √G/, बिकॉज ये नंबर है तो ऊपर वेलोसिटी तो नीचे भी वेलोसिटी होगी, और वो वेलोसिटी थी वेव की वेलोसिटी। जैसे ही आप पत्थर फेंकेंगे आपको ये चेक करना होगा कि किस तरह की वेव्स जनरेट हो रही हैं। क्लियर, आपने पत्थर यहाँ फेंका और वेव्स कहीं बहुत आगे जनरेट हो रही हैं, देन इट इज कॉल्ड सुपर क्रिटिकल। पत्थर यहाँ फेंका आपने और वेव्स थोड़ी पीछे भी गई और आगे की तरफ भी जा रही हैं, देन इट इज कॉल्ड सब क्रिटिकल, दिस इज सुपर क्रिटिकल। और जहाँ पत्थर फेंका वहीं से वेव्स आगे की तरफ जा रही हैं, देन इट इज कॉल्ड क्रिटिकल। क्लियर, ये जब हम लोग ओपन चैनल फ्लो पढ़ेंगे तो इसको डिटेल में एनालिसिस करने वाले। क्लियर, व्हाट अबाउट स्टैटिक वाटर। स्टैटिक वाटर के केस में बिकॉज ये फ्लो ऊपर होता ही नहीं है, ठीक है, तो वहाँ फ्रॉड नंबर आप डिफाइन नहीं कर सकते। और आप देखोगे जनरली ये सर्कुलर इन नेचर होती है, सब डायरेक्शन में एक जैसा होता है, ठीक है ना। तो आप देखो कि बहते हुए पानी में अगर पत्थर फेंका और वेव्स पीछे गई तो दैट इज सब क्रिटिकल, और जहां पत्थर फेंका उससे कहीं आगे डायरेक्शन में आप ये वेव्स जनरेट होते हुए देख रहे हैं, देन इट इज सुपर क्रिटिकल। और जहां पे पत्थर फेंका वहीं से आगे की डायरेक्शन में, देन इट इज क्रिटिकल। क्लियर है, तो दो केस तो बहुत ही आप डिफरेंशिएट कर सकते हैं। पीछे वेव्स जनरेट हुई देन डेफिनेटली इट इज गोइंग टू बी सब क्रिटिकल। तो फ्रेंड्स मुझे लगता है ऐसे ऐसे क्वेश्चंस की बम्बार्डिंग आप लोगों के इंटरव्यू और पैनल में होने वाली है, तो बी प्रिपेयर्ड फॉर योर कॉन्सेप्ट्स, ठीक है, कॉन्सेप्ट पे फोकस करेंगे। अब अगर मैं आपको डराना नहीं चाहता हूँ, आपको इसके आगे का एक क्वेश्चन पूछता हूँ, ठीक है, वो भी बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है जो जनरली पूछा जाता है। वो क्या पूछते हैं कि आपको एक पत्थर दिया गया, क्लियर, और कुछ ऐसी वेव्स जनरेट हो रही है, मीन्स सपोज करो ये इन द डायरेक्शन ऑफ फ्लो की मैं बात करूं, आप इसका क्रॉस सेक्शनल व्यू देख रहे हैं, ये कुछ ऐसा फ्लो हो रहा है, ठीक है ना। तो आपको ये बताना है कि ये जो वाटर राइज कर रहा है इसके नीचे में कोई डिप्रेशन है या इसके नीचे में कोई बोल्डर वगैरह, ठीक है, क्या ये बम्प है और ये डिप्रेशन है, अगेन एक पत्थर से। तो फ्रेंड्स आप सोचो, आपको इस पानी के अंदर नीचे उतरना नहीं है और बिना उतरे आपको ये बताना है कि नीचे बम्प की वजह से ये वाटर राइज कर रहा है या डिप्रेशन की वजह से। अब आपके दिमाग में आएगा ऑब्वियस है यार, यहाँ पे कुछ बम्प होगा तभी वाटर का लेवल राइज कर रहा है। तो मैं अब आपको ऑप्शन देता हूं कि बम्प के केस में भी वाटर जो है वो ऊपर में डिप्रेस कर सकता है। क्लियर, तो अब 4 केस हो गए। बम्प के केस में ये भी पॉसिबल है, बम्प के केस में ये भी पॉसिबल। डिप्रेशन के केस में अगर नीचे एक गड्ढा है तो इसके केस में ये भी पॉसिबल है और ये भी पॉसिबल है। क्लियर, तो आपके दिमाग में जो चीजें चल रही थी कि बम्प के केस में ये वाटर राइज करेगा या वाटर का सरफेस राइज करेगा, ये नहीं होगा फ्रेंड, ये दोनों केस पॉसिबल है। क्लियर, तो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट यही बोलेंगे सर बम्प है इसीलिए वाटर राइज कर रहा है। तो आंसर सुनते साथ ही उसको पता है कि ये वही बात कर रहा है जो एक स्कूल के लेवल का स्टूडेंट बात करेगा। आपने फ्लूइड मैकेनिक्स थॉरोली नहीं पढ़ी, इट मीन्स। क्लियर, आपको ये जानने के लिए अगेन वेव लॉ, फ्रॉड नंबर का, और दूसरा स्पेसिफिक एनर्जी का, उसमें थॉरो होना पड़ेगा तभी आप इसका आंसर कर पाएंगे। और अगेन ये किसी भी बुक में नहीं मिलने वाला। आपके कॉन्सेप्ट क्लियर है तो उन कॉन्सेप्ट को आप एक्चुअल प्रैक्टिकल चीजों से अगर कोरिलेट कर पाएंगे तभी इन चीजों का आंसर दे पाएंगे। ऐसे नंबर ऑफ क्वेश्चन मैं आप लोगों को इंटायर फ्लूइड मैकेनिक्स पढ़ाते समय बताऊंगा फ्रेंड्स, जो कि मतलब एक सेगमेंट हो गया आपका गेट, आपने बहुत अच्छा स्कोर किया। और मैंने एक एग्जाम्पल भी शायद आपको यूट्यूब में दिया था कि 2010 का एक एग्जाम्पल मैं आपको बता भी दूं अभी फिर से, कि एक स्टूडेंट है जिसका
250 रैंक है, और एक स्टूडेंट है जिसका 483 रैंक है। ठीक है, इस 250 रैंक वाले स्टूडेंट का सिलेक्शन किसी भी आईआईटी में नहीं होता। वनस्पत इस 483 रैंक के स्टूडेंट का सिलेक्शन हो जाता है आईआईटी कानपुर में। उसका रीजन कि इवन दो इसने बहुत अच्छा स्कोर किया गेट में, इसके कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, बिकॉज सेकंड फेज इज मोर डेंजरस देन फर्स्ट फेज। फर्स्ट फेज में आपके कॉन्सेप्ट नहीं भी क्लियर है, हो सकता है आपने बहुत ज़्यादा रॉन्ग आंसर अटेम्प्ट ना किए हो और मैक्सिमम फॉर्मूलेज आप लोगों को याद हो, कुछ पर्टिकुलर जोन में आप बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो, और अगेन साल भर की मेहनत के बाद वो 3 घंटे मिलते हैं। उस 3 घंटे में जिसका जादू चल गया फ्रेंड्स, उसका गेट निकल गया। बट व्हाट अबाउट दिस सेकंड फेज? ये वो खेल आसान नहीं है। बहुत सारे आईआईटीज तो इवन रिटर्न भी करवा लेते हैं किसी पर्टिकुलर ब्रांच में से। अगर आपको स्ट्रक्चर में एडमिशन लेना है आईआईटी में, देन वो पहले आपका रिटर्न ले लेंगे। सिमिलरली फॉर आईआईटी बॉम्बे, बट कुछ लोग वॉक इन इंटरव्यू करेंगे। तो आप सोचिए कि 2 फेज और आगे बचे हुए हैं, तो आपका हो सकता है तुक्का चल जाए गेट में, बट वहां कुछ नहीं चलने वाला। वो तो हर जगह हर सेगमेंट में से क्वेश्चन आपसे पूछेंगे, इवन मैथमेटिक्स के भी क्वेश्चंस वो आप लोगों से पूछ सकते हैं। सो फ्रेंड्स, यू हैव टू बी वेरी फोकस्ड अबाउट योर कॉन्सेप्ट्स। क्लियर है? 1 by 1 हम लोग डिफरेंट सेगमेंट्स से गुजरेंगे, जो भी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हैं, और मेरे बताए हुए चीज़ों को अगर आप फॉलो करते हो तो फ्रेंड्स फ्लूइड मैकेनिक्स में आपके कोई नंबर्स काट नहीं पाएगा। ठीक है, प्रैक्टिस में वैसे ही करवाऊंगा जैसे क्वेश्चंस करवाए जाते हैं गेट ईएस में। कॉन्सेप्ट पे हम लोग ज़्यादा फोकस करेंगे। ठीक है, जिन चीज़ों को मैं स्ट्रेस दे के बताऊंगा आप लोग उन पे भी फोकस करेंगे। क्लियर? इसके बाद आज के लिए ये एक इंट्रोडक्टरी क्लास थी। नेक्स्ट क्लास ऑनवर्ड्स हम बहुत सारे थ्योरेटिकल पोर्शंस को देखेंगे। ठीक है, आप लेकिन जो इंपॉर्टेंट चीज़ें मैंने यहाँ पे डिस्कस की है, ठीक है, इंट्रोडक्टरी क्लास में भी हम लोगों ने बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें डिस्कस कर ली। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट जो इस वीडियो लेक्चर का था, दैट इज हाइड्रोस्टैटिक पैराडॉक्स। आज के बाद आप सॉलिड मैकेनिक्स को, अगर फ्लूइड मैकेनिक्स पढ़ रहे हैं तो भूल जाइए। रीज़न इसका ये है कि ये इंटायरली डिफरेंट है। क्लियर है? तो दिस लॉ इज कॉल्ड हाइड्रोस्टैटिक पैराडॉक्स। पी इज अ फंक्शन ऑफ एच, वो इसके शेप पे डिपेंड नहीं करेगा। और दूसरा इंपॉर्टेंट पार्ट हम लोगों ने यहाँ पे देखा कि 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर का पोटेंशियल होता कितना है। ठीक है, इसके लिए मैंने आपको गैलीलियो टॉर्सलिस की एक बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी भी बता दी। 11th फिजिक्स भी आप लोगों को थोड़ा सा रिकॉल करवा दिया। टॉर्सलिस वैक्यूम आप लोगों को यहाँ पे दिखाया। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जिसको फ्रिक्वेंटली हम लोग यूज़ करने वाले हैं फ्रेंड्स, हम लोग अपने आने वाले जो भी सेगमेंट्स हैं उसमें 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज इक्वल्स टू 10.4 मीटर ऑफ वाटर इज इक्वल्स टू 1 kg per centimeter square, क्लियर, इज इक्वल्स टू 765 mm ऑफ मर्क्यूरी इज इक्वल्स टू 101.3 किलो पास्कल। मैं बोलूँगा इन चीज़ों को आप रट लीजिए, याद कर लीजिए। क्लियर है? बिकॉज इसके बाद इसको हम लोग दोबारा डिराइव नहीं करने वाले। मैं जब भी आगे की वीडियो आपको दूंगा तो मैं हमेशा आपको रेफरेंस दूंगा कि फर्स्ट वीडियो में मैंने ये जो चीज़ें बताई थी उसको मैं यूज़ कर रहा हूँ। क्लियर है? तो इसका PDF नोट भी मैं मेल कर दूंगा, बट डोंट वरी अबाउट द नोट्स राइट नाउ। चीज़ें हम लोग डिटेल में देखेंगे। ठीक है, और हो सकता है पढ़ाने का तरीका अलग हो, लेकिन मैं चाहूँगा कि चीज़ें आप लोगों को समझ में आए। ठीक है, क्योंकि बहुत सारी बुक्स अवेलेबल हैं, n नंबर ऑफ बुक्स फ्लूइड मैकेनिक्स की। आप देखेंगे इतनी मोटी मोटी बुक्स अवेलेबल हैं, और सारी बुक्स में वो चीज़ें नहीं मिलेगी। बहुत सारी चीज़ें, ऐसा नहीं कि मैं जो पढ़ाने वाला हूँ सब आउट ऑफ बुक पढ़ा रहा हूँ। बहुत सारी चीज़ें ऐसी कि जो किसी बुक में नहीं मिलेंगी। क्लियर है? वो चीज़ें आई कहाँ से? वो उस कॉन्सेप्ट पे तो जरूर बेस्ड है, बट वो प्रैक्टिकल अब जब तक उनको विजुअलाइज नहीं करेंगे तब तक वो चीज़ें समझ में नहीं आएगी। तो फ्रेंड्स, आई थिंक ये वीडियो लेक्चर आपको पसंद आया होगा। अगर आया तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। कमेंट सेक्शन में कोई कमेंट अगर आपको लगता है इस वीडियो को लेके तो ज़रूर कीजिएगा। आई होप कि नेक्स्ट वीडियो सीरीज़ में फ्लूइड मैकेनिक्स से जो भी हम लोग चीज़ें पढ़ें वो आप लोगों को समझ में आए। थैंक यू वेरी मच फ्रेंड।